तो ये दो मेन ग्रुप में हमने डिवाइड किया था। पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स में वो सभी प्रदूषक आते हैं जिनका पार्टिकल साइज यानी कि जो थोड़े सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमारे धूल के कण हो गए, मिस्ट हो गया। अब ये जो मिस्ट है और फॉग है, ये लगभग लगभग सेम है, दोनों के दोनों ही वाष्प से मिलके बना होता है, वाटर वेपर से मिलके बना होता है। लेकिन जो फॉग है यानी कि जो हमारा कोहरा है, उसमें जो पानी के मॉलिक्यूल का, पानी के जो अणु है, उसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। मिस्ट भी वही होता है, पर मिस्ट में जो पानी के अणु या फिर पानी के मॉलिक्यूल हैं, उनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसकी वजह से जो मिस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा घना होता है, फॉग से थोड़ा सा ज्यादा विजिबिलिटी कम हो जाती है उसमें। इसके अलावा फ्लाई ऐश है। फ्लाई ऐश मीन्स हम किसी चीज को जलाते हैं तो जो उसकी राख उड़ती है, तो वो भी तो सॉलिड ही है, इसीलिए वो भी हमारे पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स में आती हैं। तो जितनी भी यहाँ पे चीजें हैं वो सारे के सारे पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं। उसके बाद कुछ गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ऐसे प्रदूषक जो कि गैस की अवस्था में होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ गया ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी आपका पेट्रोल यूज होगा, स्पेशली आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जितनी भी आपकी गाड़ियां चल रही हैं, उन सब से ये सल्फर और नाइट्रोजन रिलीज होता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके अलावा और भी अलग अलग जो हमारे गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे गैसियस पॉल्यूटेंट्स में आ जाते हैं। इसके अलावा एक और तरीके से हम पॉल्यूटेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। किस आधार पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो कहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आग जलाई, अब आग से जो गैस डायरेक्ट रिलीज होंगी उसे हम कहेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स उन पॉल्यूटेंट्स को कहते हैं जो कि सीधे ही अपने सोर्स से रिलीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आग हम जलाते हैं तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो गया। इसके अलावा आप जब गाड़ी चलाते हो तो पेट्रोल में सल्फर होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड सीधे ही हमारी गाड़ी से निकलता है एक वेस्ट के रूप में, उसे भी हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिलके जब रिएक्ट करते हैं और कोई तीसरा पॉल्यूटेंट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जो कि किसी सोर्स से नहीं आ रहा है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स ही जब रिएक्शन कर रहे हैं तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट को बना रहे हैं। तो जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, ये आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट था, ये डायरेक्ट प्रेजेंट था हमारी जो गाड़ी थी उससे सीधे ये रिलीज हो रहा था, निकल रहा था। अब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ एंड यहाँ पे बना देगी सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। तो SO3 जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट मींस जो सीधे ही रिलीज होता है सोर्स से, उसे हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। एंड प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपस में किसी तीसरी चीज से जब रिएक्ट करते हैं या फिर आपस में भी जब रिएक्ट करते हैं, तो जब वो एक पॉल्यूटेंट को बनाते हैं उसे हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। एक बार ये क्वेश्चन पिक्चर की फॉर्म में आया था कि एक गाड़ी थी, उससे रिलीज होते हुए दिखाया गया था SO2 से को, एंड SO2 आगे जाके वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना रहा था। तो आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो गया SO2, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गया H2SO4। तो इस तरीके से भी हम प्रदूषकों को, पॉल्यूटेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एयर पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ एक स्टेप्स यहाँ पे हमें ध्यान में रखने हैं। ये स्टेप्स अभी जो हैं ये आपके एग्जाम में इनसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इनको जब हम ध्यान में रखेंगे तभी हम आगे कुछ और चीजें पढ़ सकते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब हम कभी भी आग जलाते हैं तो उससे कुछ सॉलिड वेस्ट निकलता है, जैसे राख निकल रही है। सिमिलरली जब किसी मेटल को जलाया जाता है तो मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं,
वो जो पार्टिकल हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा सकते हैं, या फिर आप सोच सकते हो अगर हम कभी राख वाली हवा को इनहेल कर रहे हैं तो हमें कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले जो पर्टिकुलेट मैटर है, जो आपका सॉलिड पॉल्यूटेंट है, सॉलिड जो प्रदूषक है, उसको हटाने के लिए जो हमारा जो भी फैक्ट्री वगैरह है या फिर जो भी गाड़ी वगैरह है, उसमें एक फिल्टर होना चाहिए कि वो सॉलिड वेस्ट को पहले ही हटा ले। इसके अलावा दूसरा है लेड फ्री पेट्रोल और डीजल। मैंने आपको बताया था कि जो पेट्रोल है उसमें दो चीजें बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, एक है आपका लेड और दूसरा है आपका सल्फर। जब भी आपको ये क्वेश्चन आए कि सल्फर कहाँ से सबसे ज्यादा रिलीज हो रहा है, पहला सोर्स क्या है, तो आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही है। एंड अगर जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसमें भी लेड कहाँ से आता है, पेट्रोल से ही आता है। तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का ये भी एक तरीका है कि हम ऐसा पेट्रोल यूज करें जिसमें कि लेड हो ही ना, या फिर हम ऐसा पेट्रोल यूज करें जिसमें कि कम सल्फर हो, ताकि कम सल्फर और लेड इन्वायरमेंट में रिलीज हो। नेक्स्ट है कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक कन्वर्टर्स, हम ऐसे कन्वर्टर्स को कहते हैं जो एक पॉल्यूटेंट्स को चेंज कर देते हैं एक ऐसे एलिमेंट में जो कि इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको कन्वर्ट कर देंगे कार्बन की किसी फॉर्म में, ताकि वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो। तो किसी भी ऐसे कन्वर्टर्स को हम कैटालाइटिक कन्वर्टर्स कहते हैं। इसके अलावा एक स्टेप हमारा ये हो गया कि जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं उनको हटा दो। जब हम करंट अफेयर पढ़ेंगे तो अभी जो हमारी सरकार है वो एक स्क्रैप पॉलिसी भी लेके आई है कि आप इतने साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चला सकते। एंड हो सकता है कि इस बार उससे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि काफी लाइमलाइट में रही थी वो पॉलिसी, काफी उसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो करंट अफेयर का पार्ट जब हम करेंगे इसका तो उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम इतना समझ लेते हैं कि पुरानी गाड़ियों से ज्यादा प्रदूषण होता है। इसके अलावा गाड़ियों के ऊपर पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स, नॉर्म्स हम कहते हैं नियम। तो पॉल्यूशन के नियम लगाने चाहिए हमें गाड़ियों के ऊपर। ये भी हम आगे की स्लाइड में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो हमारी सीएनजी है वो पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सीएनजी का यूज करना चाहिए। अब इन्हीं स्टेप्स में जिस जिस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, केवल उन चीजों को अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट है वो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में लेके आई थी। ये आपको डेट याद होनी चाहिए, ईयर याद होना चाहिए कि 1981 में आपका एयर एक्ट आया था। इसे हम एयर एक्ट भी कहते हैं। एंड अगर हम इसका पूरा नाम लिखें तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। इसके जो मेन फीचर थे वो क्या क्या थे? सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देशित करना एयर और एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देशित करना, क्योंकि लास्ट में काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। इसके अलावा रिसर्च करना कि क्यों एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जैसे वो अभी उन्होंने रिसर्च की थी कि पुरानी गाड़ियों से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन का हिस्सा पुरानी गाड़ियों से आ रहा है, तो अभी उन्होंने पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए नई पॉलिसी बनाई। इसके अलावा लोगों में एयर पॉल्यूशन के लिए अवेयरनेस, लोगों में एयर पॉल्यूशन के लिए अवेयरनेस बढ़ाई जाए, ये भी ये जो एयर एक्ट है इसका एक इम्पोर्टेंट कदम था। इसके अलावा मेन है कि जो भी हमारे सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स की जो भी हमारे ये सेंट्रल एंड स्टेट हैं, यहाँ पे बोर्ड्स की स्थापना की जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड आपने सुना होगा, सीपीसीबी, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो। तो जितने भी ऐसे बोर्ड बने थे उनको भी स्थापित करना एयर एक्ट के ही अंतर्गत हुआ था। जैसे हर एक राज्य का या फिर हमारे देश का खुद एक बोर्ड है जो कि पॉल्यूशन को देखता है, हर स्टेट का अपना एक बोर्ड होता है जो कि पॉल्यूशन को देखता है, तो वो भी इन्हीं के अंतर्गत बनाए गए थे एयर एक्ट 1981। लेकिन यहाँ पे एक
जितने भी ये बोल्ड बनते हैं ये सारे एयर एक्ट के अंतर्गत बनते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है जिसपे कि क्वेश्चन आ सकता है। जो हमारा अभी मैंने आपको बताया था सेंट्रल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी, वो जो सीपीसीबी बना था वो बना था वाटर पॉल्यूशन वाटर एक्ट के अंतर्गत। तो सीपीसीबी का आपको याद रखना है, ये वाटर एक्ट के अंदर बना था, बाद में इसको ऐड किया गया था एयर एक्ट के अंतर्गत। तो ये क्लियर हुआ आपको? तो सर वो बोर्ड अभी दोनों काम करता है, एयर एंड वाटर पोल्यूशन दोनों के हाँ लिए? जी, हाँ जी, वो दोनों के लिए काम करता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अभी वो ज्यादातर एयर के लिए काम करता है, लेकिन वो बनाया गया था वाटर एक्ट के अंडर में, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसका फुल फॉर्म क्या बोले सर? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी। आपने अगर कभी अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट बनाया होगा तो उसी बोर्ड के अंतर्गत बनती है। सर तो इसके अंदर होता क्या है, क्या करते हैं? बनाते हैं उसको कह रहे हैं आप? हाँ जी, जो गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आपने पूछा इसके अंतर्गत होता क्या है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम सीपीसीबी कहते हैं, ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना था, ये बनाया गया था किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये बोर्ड बनाया गया था। मतलब जो पर्यावरण से रिलेटेड मंत्रालय है, जैसे शिक्षा मंत्रालय होता है, जैसे रक्षा मंत्रालय होता है, वैसे ही पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया था। और किस एक्ट के अंदर बनाया गया था? कोई भी बोर्ड जब बनता है, कोई भी विश्वविद्यालय जब बनता है, तो किसी ना किसी एक्ट के अंतर्गत बनता है। तो सिमिलरली जो हमारा सीपीसीबी बना था, ये बना था 1974 में, अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। एयर एक्ट हमारा बना था 1981, वाटर एक्ट हमारा बना 1974 में, पहले ही बन चुका था। ये जो हमारा सेंट्रल, हाँ जी, तो में क्या लिखा है कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट? हाँ जी, ये भी एक एक्ट है? नहीं, ये एक्ट नहीं है, ये मंत्रालय है। जैसे अलग अलग विभाग होते हैं ना सरकार के, और रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय शिक्षा से रिलेटेड काम करेगा, रक्षा मंत्रालय रक्षा से रिलेटेड काम करेगा। तो वैसे ही ये पर्यावरण मिनिस्ट्री है, मतलब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अंतर्गत इन्वायरमेंट मिनिस्टर होंगे, उन्होंने ही ये बोर्ड बनाया इस एक्ट के अंतर्गत। इस सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम क्या है? ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, मैंने आपको बताया अलग अलग स्टेट का अपना एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, और सेंटर की भी अपनी कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटीज होती हैं, उनके साथ काम करता है। और इसका एकमात्र जो उद्देश्य है, ये है इंडिया में पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, चाहे वो जमीन पे हो, चाहे वो जल में हो, या फिर चाहे वो वायु में हो। इन तीनों ही जगह पॉल्यूशन को कंट्रोल करना इस बोर्ड का एकमात्र उद्देश्य है। तो उसके लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि सीपीसीबी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत बना था? बहुत सिंपल है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर बना। दूसरा क्वेश्चन, किस एक्ट के अंदर कब बना था? वाटर एक्ट के अंदर 1974 में इस बोर्ड की स्थापना हुई थी। सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपने बताया अभी? कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत बना है, कौन से मंत्रालय ने बनाया है? तो पर्यावरण के लिए तो पर्यावरण मंत्रालय ही काम करेगा आपका। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी थोड़े अलग अलग मंत्रालय भारत सरकार में हैं। तो हो सकता है कुछ कंफ्यूजिंग आपको ऑप्शन दे दे, तो आपको ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब फाइनली सर हर चीज का पॉल्यूशन हटाने के लिए इसको यूज किया जाता है ना? हाँ जी, बिल्कुल, ये एक हर चीज के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी, एक बोर्ड बनाया गया है। इसके अलावा जो सीपीसीबी है वो आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको निर्देशित करता रहता है। अल्टीमेटली इसका जो काम है वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट, एक और चीज यहाँ पे
अभी बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, वो है हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब यहाँ पे एक चीज लिखी नहीं हुई है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे ही कोई एक्ट बनता है ना, एक्ट का मतलब कानून, तो जैसे ही कोई कानून बनता है तो उसमें समय समय पे चेंज किए जाते हैं। आप लोग देखते होंगे अभी बीच में किसान आंदोलन में कुछ बदलाव किए गए थे, वैसे ही जो हमारा एयर एक्ट बना था उसमें भी समय समय पे बदलाव किए जाते हैं। बहुत सारे बदलाव उसमें किए गए हैं, सारे के सारे तो आपके क्वेश्चन में आएंगे नहीं, कुछ एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें से। एक यहाँ पे ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये 2014 में आपके एयर एक्ट में, जो आपका वायु कानून है उसमें 2014 में ऐड किया गया। तो पीपीटी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोग लिख लीजिए, 2014 में एयर क्वालिटी इंडेक्स को ऐड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स है कि किसी शहर की हवा में कितना प्रदूषण है या फिर कितनी साफ हवा किसी शहर की है। किसी शहर की हवा में प्रदूषण का स्तर कितना है, इसको नापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स का यूज किया जाता है। जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं, 8 प्रदूषक होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से 8 प्रदूषक होते हैं उसमें? एक है PM10, PM2.5। PM10 का मतलब ऐसे पर्टिकुलेट मैटर जिनका डायमीटर, जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर से बड़ा है। PM2.5 मतलब ऐसे प्रदूषक, ऐसे सॉलिड प्रदूषक, जैसे कोई मेटल का टुकड़ा हो गया। एक मिनट। ओके, सॉरी। ठीक है, तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स को जोड़ा गया है। PM10 ऐसे पर्टिकुलेट मैटर, ऐसे सॉलिड प्रदूषक जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर से बड़ा है। उसके बाद PM2.5 ऐसे पर्टिकुलेट मैटर जिनका साइज 2.5 से बड़ा है। SO2, NOx में सारे के सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ गए, NO2, NO3। इसके अलावा ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड, ये 8 प्रदूषक हैं। अब आपको अगर आप कर सकते हो तो इनका नाम भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको बोल देंगे कि इनमें से कौन सा एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं आता है। तो बहुत इजी है इनका नाम याद करना। PM10, PM2.5, सल्फर और नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन और कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये आपके 5 तो ये हो गए। इसके अलावा आपका एक लेड हो गया, NH3 मीन्स ये अमोनिया हो गया आपका, और बाकी नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड हैं वो एक ही में काउंट होंगे। तो ये 8 पॉल्यूटेंट्स की मात्रा को देखते हुए कहीं की एयर क्वालिटी इंडेक्स को नापा जाता है। अगर कहीं पे इन सब की मात्रा बहुत ज्यादा है तो वहाँ की फिर जो एयर क्वालिटी है वो कम स्तर की होगी, वहाँ की एयर पॉल्यूटेड होगी। अगर इनकी मात्रा बहुत कम है मीन्स वहाँ की एयर जो है वो थोड़ी सी साफ सुथरी एयर है। इसके अलावा इनकी जो मेजरमेंट है वो माइक्रोग्राम में होती है, लेकिन अगर CO की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, तो उसकी मेजरमेंट मिलीग्राम में होती है। बाकी सबकी माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर में इनकी मेजरमेंट होती है। इनिशियली ये 10 शहरों में लॉन्च किया गया था, आपके दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, फरीदाबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद, इन 10 सिटीज में लॉन्च किया गया था ये।
मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है कि 8 पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं इसमें, एंड ये 2014 में लॉन्च किया गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का भी एक स्केल है। फॉर एग्जांपल, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स किसी शहर का 0 से 50 के बीच में है तो वहाँ की एयर क्वालिटी गुड की कैटेगरी में आती है एंड ग्रीन कलर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 51 से 100 के बीच में है तो सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 के बीच में है तो मॉडरेट, 201 से 300 के बीच में है तो पुअर एयर क्वालिटी मानी जाती है, और अगर 301 से 400 के बीच में है तो बहुत ज़्यादा पुअर, और 401 से 500 तक अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो बहुत सीवियर एयर क्वालिटी है, मीन्स बहुत गंभीर समस्या है वहाँ पे प्रदूषण की। जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं तो उनको टाइम के साथ साथ कोई ना कोई डिजीज डेवलप होना लगभग लगभग तय है। तो ये एयर क्वालिटी का स्केल है। अब एयर क्वालिटी कैसे नापते हैं? एयर क्वालिटी को नापने का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है। एयर क्वालिटी नापने के लिए मैं जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो 8 पॉल्यूटेंट्स हैं, इनकी जो संख्या होती है उसके ऊपर थोड़ी सी मैथ्स लगा के फिर एक एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है एंड उसको इस चार्ट से मैच किया जाता है कि कौन सी कैटेगरी में किस शहर की हवा आ रही है। क्लियर हुआ आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स? सर स्केल तो हमें याद नहीं करना है ना? हाँ, ये आपको ये नहीं याद रखना है। अगर आप कर सकते हो तो ये याद रख लीजिए, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर। तो ये जो स्केल है हो सकता है आ जाए एग्जाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आएगा। नेक्स्ट है एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो वैल्यूज हैं वो दिल्ली में अराउंड 326 रिकॉर्ड की गई थी, मुंबई में 204 है एंड चेन्नई में 263। तो अगर हम दिल्ली की बात करें 326 लगभग लगभग वेरी पुअर में आता है। तो जो लोग वहाँ पे लंबे टाइम तक रहेंगे उनको रेस्पिरेटरी इलनेस होनी लगभग लगभग निश्चित है। रेड रीजन में पूरी तरह से जो दिल्ली है उसका एटमॉस्फेयर आता है। तो इस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालते हैं एंड उसको चार्ट से मैच कर देते हैं तो हमें वहाँ की जो हवा है उसकी क्वालिटी का पता चल जाता है। इसके अलावा ये एयर क्वालिटी इंडेक्स आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो सर अब और हम दिल्ली का दिया था, और फिर दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, ये जस्ट आपको एग्जांपल के लिए दिए गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है सबसे वर्स्ट जो अभी एयर क्वालिटी है इंडिया में वो दिल्ली की ही है। सबसे पॉल्यूटेड एयर दिल्ली की ही है। नेक्स्ट, एयर क्वालिटी इंडेक्स को समझने के बाद अब हम बात कर लेते हैं भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स के ऊपर। तो ये जो भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स क्या है, सबसे पहले इस चीज को आप लोग समझिए। जैसे जो गाड़ियां चलती हैं उनके लिए कुछ रूल्स बने होते हैं कि आपकी जो गाड़ी है उससे कार्बन डाइऑक्साइड इससे ज़्यादा नहीं निकलनी चाहिए, जो लेड है इससे ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, इतनी इससे ज़्यादा आवाज़ आपकी गाड़ी का इंजन नहीं करना चाहिए। ये जो रूल्स बने होते हैं गाड़ियों के लिए, वो रूल्स को हम कहते हैं भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स। एमिशन का मतलब होता है किसी चीज, कोई चीज रिलीज हो रही है उसके लिए जब हम कोई नियम बनाते हैं कि आपकी गाड़ी से ये सारी चीजें जो निकल रही हैं इस लेवल में निकलनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं निकलनी चाहिए। तो ये जो नियम बने थे ये अलग अलग स्टेज में बने थे। फॉर एग्जाम्पल 2000 में हमारे पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो 2000 में सबसे पहले आया था भारत स्टेज 1। तो भारत स्टेज 1 में कुछ शर्तें थी कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है आपकी गाड़ी से वो इस लेवल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका जो SO2 है वो इस लेवल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टाइम के साथ साथ क्या हुआ, टेक्नोलॉजी सुधरती गई एंड क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो भी टाइम के साथ साथ खराब हो रहा है तो गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्टनेस लेके आ रही है।
उसके बाद आया भारत स्टेज 2 जो 2001 में अप्लाई किया गया एनसीआर, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में। तो जो भारत स्टेज 2 था वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट था, थोड़ा सा ज्यादा उसमें स्ट्रिक्टनेस थी एज कंपेयर टू भारत स्टेज 1 में, 1 के हिसाब से। उसके बाद भारत स्टेज 3 आया, उसके बाद भारत स्टेज 4 आया, भारत स्टेज 5, भारत स्टेज अभी चल रहा है भारत स्टेज 6। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी कौन सी भारत की इस नॉर्म्स की स्टेज चल रही है। तो अभी चल रही है भारत स्टेज 6। ये जो भारत स्टेज 6 है इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, मीन्स ये इन सबसे स्ट्रिक्ट है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज होता है उसकी मात्रा बहुत कम कर दी कि आपकी इससे ज्यादा निकलनी ही नहीं चाहिए। एंड ऐसा कहते हैं कि टाइम के साथ साथ ये स्ट्रिक्टनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप बस इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चला पाओगे, क्योंकि पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं वो उस लेवल को मैच ही नहीं कर पाएंगी। पर अभी जो हमारा भारत स्टेज 6 है वो नेशनल वाइड लागू हो चुका है। भारत स्टेज 5 को हमारी गवर्नमेंट ने स्किप कर दिया था। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, भारत स्टेज 5 के लिए नियम गवर्नमेंट ने बनाए तो थे, लेकिन क्योंकि भारत स्टेज 5 को पूरे देश में अप्लाई करते करते इतनी लेट हो चुकी थी कि उन्होंने सोचा कि अब हम सीधे भारत स्टेज 6 ही निकाल देते हैं। तो इसीलिए भारत स्टेज 5 को स्किप किया गया। तो भारत स्टेज के बाद मैं आपको यूरो 1 यूरो 2 के बारे में ये जो लिखा हुआ है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो सर हाँ सर जी, अगर मतलब ये तो सब भारत स्टेट जो है भारत मतलब यहाँ पे इंडिया से है, तो हाँ फिर वो जी। इंडिया कैसे इस चीज को स्किप कर सकती है जब मतलब उसी के नॉर्म्स है? तो वो उसने अपनी कंट्री के लिए तो बनाए होंगे। नहीं, इसकी पिछले किया गया था क्योंकि कोई भी नॉर्म्स जब बनते हैं ना तो वो अप्लाई होने से 6 साल पहले मतलब 6 साल पहले उनको उनके ऊपर काम होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो गवर्नमेंट ने उन नियमों को बनाने के ऊपर काम शुरू किया तो वो नियम बनाते बनाते उन्हें इतना टाइम लग गया कि वहां पे पूरी दुनिया आगे चली गई थी, बहुत आगे चली गई थी। तो उन्होंने सोचा अगर हम अभी इन रूल्स को अप्लाई करेंगे तो दूसरे रूल्स जो अभी अप्लाई होने थे उनको तो अप्लाई करने में और टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने एक स्टेज को स्किप कर दिया। शायद इनसे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जो भारत स्टेज के रूल बनते हैं वो बनते हैं यूरोपियन कंट्रीज में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके हिसाब से। तो जैसे जो भारत स्टेज 1 था वो बना था यूरोपियन स्टैंडर्ड्स 1 के हिसाब से, जो यूरोपियन कंट्रीज ने अपने देश में नियम बनाए थे उनके हिसाब से। स्टेज 2 बना था यूरो 2 के हिसाब से। अब जो ये भारत स्टेज 4 बना था ये यूरो 4 के हिसाब से बना था 2010 में। अब जो ये यूरो 5 बना था, यूरो 5 लगभग लगभग 2013-14 में बन के और यूरोपियन कंट्रीज ने उनको अप्लाई कर दिया था। एंड इंडिया उसको 2017-18 तक बस बना पाया था, अप्लाई नहीं कर पाया था। तब तक यूरोपियन कंट्रीज यूरो 6 लेके आ गए थे। तो फिर इंडिया ने कहा कि हम ये जो यूरो 5 के समकक्ष स्टेज 5 है अब इसे नहीं करेंगे, सीधे ही स्टेज 6 पे हम चले जाएंगे, जो कि किसके समकक्ष थी, यूरो 6 के समकक्ष थी। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी। तो क्वेश्चन मोस्टली इससे ये आ सकता है कौन सी स्टेज को इंडिया ने स्किप किया एंड कौन सी स्टेज पे अभी हम चल रहे हैं। तो अभी हमारी जो गाड़ियां चल रही हैं वो चल रही हैं भारत स्टेज 6 पे। अगर आपकी गाड़ी अभी भारत स्टेज 6 पे नहीं चल रही है तो फिर उनका ऐसे में चालान हो जाता है, पेनल्टी लगती है। सर ये यूरो क्या होता है? यूरो होता है यूरोपियन कंट्रीज का स्टैंडर्ड। जैसे भारत स्टेज इंडिया की जो गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं, लेकिन किस रेफरेंस को देख के बनाए हैं, यूरोपियन कंट्रीज के जो नियम है उनको देख के। तो यूरोपियन कंट्रीज के जो नियम है उनको यूरो 1 यूरो 2 यूरो 3 ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पे एक और चीज हमने डिस्कस करनी है वो है नॉइज पोल्यूशन।
तो नॉइस जो है, नॉइस है अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड, ऐसी साउंड जो कि अनडिजायर्ड है, जिसे हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारे कान में जा रही है और हाई लेवल ऑफ साउंड है। तो जो नॉइस था उसे 1981 में, जो हमारा 1981 का एयर एक्ट था, उसमें सुधार किया गया एंड 1987 में उसमें नॉइस को भी एक पॉल्यूटेंट की तरह इंक्लूड किया गया। 1987 से पहले आप कितना भी शोर मचाते आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगती, क्योंकि 1987 से पहले भारत सरकार ये नहीं मानती थी कि नॉइस भी एक तरह का पॉल्यूशन है। 1987 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया कि नॉइस भी एक तरह का पॉल्यूशन है एंड नॉइस को एक पॉल्यूटेंट के रूप में ऐड किया। और ये कौन से एक्ट में बदलाव किया गया? एयर एक्ट में ये बदलाव किया गया। तो नॉइस की सीमा क्या होती है? किस लेवल से ऊपर की आवाज को हम नॉइस कहते हैं? तो जिस तरीके से हम दूरी को मापते हैं किलोमीटर में, हम किसी लिक्विड को नापते हैं लीटर में, या फिर किसी के वेट को हम नापते हैं किलोग्राम में, सिमिलरली बिल्कुल जो ध्वनि होती है, जो नॉइस होती है, उसकी कितनी तेज वो आवाज है उसको हम नापते हैं डेसिबल्स में, डीबी से हम कहते हैं। तो कोई भी आवाज अगर 65 डीबी से ऊपर है तो उसे हम नॉइस पॉल्यूशन कहेंगे। ये WHO के अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड है। अब नॉइस पॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि नॉइस पॉल्यूशन, हाँ बता जी, दीजिए सर, कितने से ऊपर? 65 डेसिबल से ऊपर की जो आवाज है उन्हें नॉइस पॉल्यूशन में कंसीडर किया जाता है। सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन क्या है? आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर बहुत तेज आवाज में बजाए जाए माइक के साथ, लाउड स्पीकर, क्रैकर्स, इंडस्ट्रीज वगैरह जो कुछ ना कुछ आवाज कर रही हैं, वो भी एक तरह से नॉइस पॉल्यूशन ही क्रिएट कर रही है। नॉइस पॉल्यूशन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं? नॉइस पॉल्यूशन के कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। आप में से कोई अंतर बताइए, ये जो टर्म्स लिखी हुई है साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। सर साइकोलॉजिकल में मेंटली समथिंग कुछ आ जाएगा, मतलब मेंटली क्या इफेक्ट आता है, और फिजियोलॉजिकली मतलब हमारे फिजिकल एक्टिविटीज में क्या चेंजेस आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपका जो सोचने समझने का तरीका है उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है नॉइस की वजह से, आप इरिटेट हो रहे हो, तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर धीरे हो रहा है हमें नॉइस की वजह से। लेकिन अगर हमारे ईयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बॉडी के लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसके अलावा हमने 65 से ऊपर कहा था कि नॉइस पॉल्यूशन उसे हम कहते हैं, लेकिन अगर वो 150 तक चले गया तो वो हमारे जो कान के पर्दे हैं उन्हें तक फाड़ सकता है। इतना खतरनाक हमारा नॉइस पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा स्लीपलेसनेस, इंक्रीज हार्ट बीट और इंक्रीज्ड ब्रीदिंग, स्ट्रेस, ये सारे के सारे नॉइस पॉल्यूशन से जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर कोई बहुत लंबे टाइम तक ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन है, तो धीरे धीरे उसकी जो सुनने की क्षमता है वो चली जाती है। स्लीपलेसनेस, इंक्रीज्ड हार्ट बीट, इंक्रीज्ड ब्रीदिंग, स्ट्रेस, तनाव, ये सारी की सारी चीजें फिर होने लगती हैं। नॉइस पॉल्यूशन से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपके ये हैं कि इंडिया में परमिसिबल नॉइस लेवल कितना है। तो 3 कैटेगरी भारत सरकार ने डिसाइड की है। सबसे पहले कैटेगरी है कि अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, मींस अगर कहीं पे इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह है, तो वहां पे दिन के टाइम आप 75 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं कर सकते और रात के समय 70 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कमर्शियल एरिया की, कमर्शियल एरिया मतलब जहाँ पे कोई मार्केट लगा हुआ है, जहाँ पे दुकानें होती हैं, तो ऐसे एरिया में दिन के टाइम पे आप 65 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं कर सकते और 55 डेसिबल से ज्यादा आवाज वहां पे आप रात को नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ पे लोगों के घर बने हुए हैं, लोग जहाँ पे रह रहे हैं,
वहां पे आप दिन में 55 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं कर सकते और रात के टाइम पे 45 डेसिबल से ज्यादा आवाज वहां पे आप नहीं कर सकते। तो ये परमिसिबल नॉइस लेवल है इंडिया में, 3 कैटेगरीज हैं। एक है जहाँ पे सर फैक्ट्री। कमर्शियल में कौन से आते हैं? हाँ जी। सर कमर्शियल में कौन से आते हैं? कमर्शियल में जैसे आपके मार्केट के एरिया हो गए, जहाँ पे दुकानें हैं, जहाँ पे कोई कमर्शियल यानी व्यापारिक गतिविधियां चल रही हैं, आपका मार्केट आ गया यहाँ पे। तो ये आपका इंडिया में नॉइस लेवल गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे से हमारा वाटर पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी हम वाटर पॉल्यूशन नहीं लेंगे क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे जुड़ा हुआ है हमारा क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो पहले हम वो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। सर रेजिडेंशियल एरिया में कितना था डीबी? मिस कर गई। और रेजिडेंशियल एरिया में 55 to 40 था, 45 था सर। हाँ 55 आपका दिन के टाइम पे था एंड 45 रात के। 45। अच्छा ओके, थैंक यू। ठीक है, अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि आपको इसे रटना ना पड़े, सारी चीजें ही एक दूसरे से यहाँ पे रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस हम किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस आपको क्लियर होना चाहिए, ग्रीन हाउस किसे कहा जाता है, तब आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझ पाओगे। ग्रीन हाउस हम कहते हैं, आपने देखा होगा कि जो किसान वगैरह हैं उन्होंने इस तरीके के हाउस बनाए होते हैं एंड उसके अंदर वो खेती करते हैं। ये हाउस क्यों बनाए होते हैं उन्होंने, ये जो आप लोग शीट देख रहे हो, ये प्लास्टिक की भी हो सकती है या फिर किसी फाइबर की भी हो सकती है। ये जो शीट है ये क्या काम करती है, सनलाइट इससे अंदर तो आ सकती है लेकिन जैसे ही सनलाइट इससे बाहर जाने की कोशिश करती है, ये शीट सनलाइट को बाहर नहीं जाने देती और जो सनलाइट की हीट है वो इसके अंदर ट्रैप हो जाती है। तो क्योंकि कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको उगने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो इसीलिए उन फसलों को उगाने के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही फिनोमिना, बिल्कुल ऐसी ही घटना हमारी पृथ्वी पर भी हो रही है। कुछ गैसेस ऐसी हैं जो इस शीट की तरह काम करती हैं एंड उन गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। वो गैसेस क्या करेंगे, वार्म वार्म कर देगी ग्लो। हाँ जी, सर वो जैसे मतलब आउटसाइड नहीं जाने देंगे कुछ। हाँ जी बिल्कुल, जैसे ये शीट आपके सनलाइट को बाहर नहीं जाने दे रही है और अंदर का टेम्परेचर बना के रख रही है, वैसे ही ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये क्या काम करती है, सनलाइट जब अर्थ पे आ जाती है तो सनलाइट अर्थ से टकरा के वापस चली जाएगी, लेकिन ये गैसेस क्या करती हैं, उसको वापस से अर्थ की तरफ मोड़ देती है और वो जो सनलाइट है वो ट्रैप होके रह जाती है हमारी धरती पे। तो इससे हमारी धरती का टेम्परेचर बना रहता है। एंड ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाउस गैसेस बहुत हमारे लिए बहुत ज्यादा खराब हैं, बिल्कुल ही खराब है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं रहेंगी तो दिन में तो हम पे धूप पड़ रही है, अगर सारी की सारी धूप वापस चली जाएगी तो हमारी जो धरती है उसका टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास चले जाएगा, हर जगह बर्फ पड़ जाएगी और हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये हमारे एग्जिस्टेंस को सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि ये रात के टाइम पे भी थोड़ी गर्मी बना के रख रही है। लेकिन दिक्कत कब होना शुरू हो जाती है, जब हम इन ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन को बढ़ाने लगते हैं। जब हम ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो जो गर्मी ये ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे ट्रैप करके रखती थी, जिस गर्मी को यहाँ पे रोक के रखती थी, वो गर्मी भी बढ़ जाती है एंड धीरे धीरे ऐसे पूरे अर्थ का तापमान बढ़ने लगता है। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ आया आप लोगों को? सर पर इतनी गर्मी तो नहीं बढ़ती, मैं सर्दी में तो सर्दी तो होती ही है कि मतलब वो इतना ज्यादा वो उसमें हाँ आए। वो हम अभी बात करेंगे।
उतनी ज्यादा गर्मी नहीं बढ़ रही है, जस्ट 0.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है पिछले 30 सालों में। लेकिन उसके इतने ज्यादा कंसिक्वेंस आ गए हैं कि अभी से जो ह्यूमंस है वो डरने लगे हैं। तो अभी उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है। लेकिन ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस किसे कहते हैं, एंड ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। ग्रीन हाउस, हाँ जी सर कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमने ग्रीन हाउस को रेडी किया, हाँ ग्रीन जी हाउस के रेडी करने के बाद सनलाइट उसके अंदर चली गई हाँ और जी, उसके बाद वापस नहीं गई और उसी में ही वो ट्रैप हो गई। ट्रैप हो गई, तो हाँ, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। उसे कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो आपकी घटना हो रही है इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन ऐसी घटना हमारी अर्थ में भी हो रही है, तो उस घटना को भी हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारी पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। वो जो गर्म होना है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल का मतलब पूरी की पूरी धरती, वार्मिंग का मतलब गर्म होना। तो जैसे जैसे हम ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने का मतलब ये जो शीट है इसको हम मोटा करते जा रहे हैं, तो ज्यादा सनलाइट ट्रैप हो जाएगी हमारी धरती में और धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ेगा। उस तापमान बढ़ने को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आप ये शब्दों को तोड़ के देखिए, ग्लोबल का मतलब आपकी धरती, वार्मिंग का मतलब गर्म होना। तो यही मैंने आपको बताया, जो अर्थ सरफेस है वो ही जो सन की हीट है उसको री एमिट करती है, मतलब उसको वापस से अपोजिट डायरेक्शन में भेज देती है। लेकिन जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो उसको रोक के रखती हैं, CO2, CH4, ये सारी इसको रोक के रखती हैं ताकि पृथ्वी का नॉर्मल तापमान बना रहे। इसकी वजह से ही पृथ्वी का रात के समय भी नॉर्मल तापमान बना होता है। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे जैसे ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके कंसंट्रेशन में, उनकी मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है हमारे प्रदूषण करने के कारण, तो ज्यादा हीट रह जा रही है हमारी धरती के ऊपर। उसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है, इसे ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सबकी समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? यस। हाँ जी। तो ये पिक्चर फॉर्म में दिखाया है, आपकी जो सोलर रेडिएशन आ रही है धरती उसको वापस भेज देती है, क्योंकि लाइट किसी भी सरफेस से टकरा के वापस ही जाती है। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको फिर से अंदर की तरफ मोड़ देती है। तो ये हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। अब पिछली जो शताब्दी है, क्योंकि हमने ग्रीन हाउस गैसेस को धीरे धीरे बढ़ाया है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाया है, मीथेन की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाया है, हम इतनी सारी गाड़ियां चला रहे हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसकी वजह से जो धरती में सनलाइट ट्रैप होनी थी, जो सनलाइट रुक रही थी, वो भी ज्यादा अमाउंट में रुकेगी एंड उसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ेगा। एंड पिछले 3 दशकों में लगभग लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस हमारी धरती का तापमान बढ़ गया है। अब हमें ये बहुत छोटा नंबर लग रहा है, लेकिन इसकी वजह से पूरी धरती में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, उनके बारे में हम अभी बात करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के क्या इम्पैक्ट हैं? सबसे पहले क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है? धरती में एक निश्चित अमाउंट में जो आपकी सी है उसमें एक निश्चित अमाउंट में, निश्चित टाइम ड्यूरेशन में क्लाउड बनते थे। फॉर एग्जांपल आपका जो समुद्र है उससे ही जल वाष्प बनता है, उससे ही बादल बनते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बादल बनने की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा जल्दी होगी। इसकी वजह से जहां पे मॉनसून 1 महीने बाद जाना था, क्योंकि बादल जल्दी बन गए तो वो बादल मूव भी जल्दी करेंगे और मॉनसून वहां पे 1 महीने पहले ही आ जाएगा। 1 महीने पहले मॉनसून आएगा तो जो वहां पे फसल होने वाली थी वो सारी की सारी खराब हो जाएंगी। इस तरीके से सीरीज ऑफ चेंजेस हमारी धरती में आने लगते हैं। तो सबसे पहला चेंज जो है वो यही क्लाइमेट चेंज है। इसे हम एल नीनो इफेक्ट भी कहते हैं।
एल नीनो इफेक्ट मतलब क्योंकि जो हमारा ओशन है, स्पेशली जो हमारा पैसिफिक ओशन है जो इक्वेटर के पास है, मैंने आपको बताया था इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा सनलाइट गिरती है, तो वहां पे सबसे ज्यादा सनलाइट गिरेगी तो सबसे ज्यादा ट्रैप भी वहीं पे सनलाइट होगी। तो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट ट्रैप होने के कारण वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ा है, एंड उसकी वजह से जो बादलों के बनने का घटनाक्रम था वो तेज हो गया है, एंड उसकी वजह से पूरा का पूरा जो मौसम है उसमें बदलाव आ रहा है। इसे हम कहते हैं एल नीनो इफेक्ट। इसके अलावा 0.6 डिग्री सेल्सियस से हमारी धरती का तापमान बढ़ा है। इसकी वजह से जो हमारे ग्लेशियर हैं, जैसे हमारे पोल्स के ऊपर अंटार्कटिका, आर्कटिका या फिर हमारे हिमालय के ऊपर जो ग्लेशियर हैं वो जल्दी जल्दी पिघल रहे हैं, एंड एक तो वहां पे आपदा आ रही है, डिजास्टर आ रहा है ग्लेशियर के पिघलने से। अब वो ग्लेशियर जब पिघल रहे हैं तो ग्लेशियर पिघलने की वजह से नदियों में पानी भी ज्यादा अमाउंट में बह रहा है, एंड वो सारा का सारा जमा हो रहा है समुद्र में। इसकी वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, एंड जो कोस्टल एरियाज हैं वो धीरे धीरे डूब रहे हैं, तटीय इलाके धीरे धीरे डूब रहे हैं। और अभी ये भविष्यवाणी है कि लगभग लगभग 2050 के आसपास बहुत सारी कंट्रीज डूब जाएंगी, क्योंकि और तापमान बढ़ेगा और ग्लेशियर पिघलेंगे, एंड इस तरह से समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। तो ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट हैं। आपका क्लाइमेट चेंज होता है, आपका ग्लेशियर जल्दी पिघलते हैं, आपका सी लेवल में राइज होता है, एंड इसकी वजह से जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट आते हैं वो तो बहुत ज्यादा अमाउंट में है। वो इम्पैक्ट के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। आपने कितना डेसिबल कितना पॉइंट बढ़ा हुआ है आपने बताया अभी? 0.6 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट सेंचुरी में 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, लेकिन लास्ट सेंचुरी में भी किस पीरियड में, स्पेसिफिकली लास्ट 3 दशकों में, आप कह सकते हो 1990 से इतना अभी तक बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने का जो सीधा सीधा जो उपाय है वो यही है कि क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ने की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो आप ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर दो। कैसे कम करेंगे? एक तो हम फॉसिल फ्यूल, कोयला वगैरह जलाना कम कर देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तो उन्हीं से निकलती है। इसके अलावा हमारी जो एनर्जी यूज है, जो हम ऊर्जा को यूज करते हैं, उसे एफिशिएंटली यूज करेंगे। एफिशिएंटली यूज करने का मतलब है कि जितनी ऊर्जा की हमें जरूरत है उतनी ही ऊर्जा का हम यूज करें, कम जरूरत के लिए हम ज्यादा ऊर्जा का उपयोग ना करें। इसके अलावा जंगलों को कटने से बचाएं, क्योंकि आपके पेड़ ही कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। हम मतलब नए नए पेड़ लगाएं, एंड अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीजें ह्यूमन की ग्रोथ की वजह से हो रही है, जनसंख्या वृद्धि की वजह से हो रही है। तो अल्टीमेटली जो गोल है वो जनसंख्या को धीरे धीरे कंट्रोल करना है। तो ये सारे के सारे तरीके हैं, सारे के सारे ये स्टेप हैं जिनके थ्रू हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल इनिशिएटिव लिए गए, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारे समझौते हुए, बहुत सारे कदम उठाए गए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। उन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे, वो जो कि हमारे कोर्स की एक अलग से यूनिट है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है ये तो हमने जान लिया। क्लाइमेट चेंज हमें कैसे अफेक्ट करेगा, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्लाइमेट किसे कहते हैं और वेदर किसे कहते हैं। मौसम और जलवायु 2 टर्म्स हैं। तो जो मौसम है, मौसम हम कहते हैं जो 1-2 दिन का हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो उसकी कंडीशन है, वहाँ पे बादल हैं, वहाँ पे सूर्य है उगा हुआ है या फिर बारिश हो रही है, तो 1-2 दिन का ये जो हाल होता है इसे हम वेदर कहते हैं। एंड जो वेदर किसी एरिया में बहुत लंबे टाइम तक बना होता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं, उसे हम जलवायु कहते हैं। तो छोटे टाइम के लिए हम उसे कहेंगे वेदर,
और लंबे टाइम के लिए हम उसे कहेंगे क्लाइमेट यानी कि जलवायु। तो क्लाइमेट चेंज किन किन वजहों से होता है, जैसे अगर सूर्य में कोई चेंज आ गया, सूर्य में चेंज आ गया का मतलब अगर सन की गर्मी बढ़ गई तो भी हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। अगर अर्थ का ऑर्बिट यानी कि पृथ्वी जिस दूरी पे घूम रही है अगर वो चेंज हो गई तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आएगा। ये कुछ फैक्टर हैं, लेकिन मोस्ट जो फैक्टर हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं वो है ह्यूमन फोर्स क्लाइमेट चेंज, कि ह्यूमंस की वजह से जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसे हमने डिस्कस करना है। एंड वो हमने अभी जाना किस वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। हम ग्रीन हाउस गैसेस को इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में। जितनी भी हमारी गतिविधियां हैं वो सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज कर रही हैं। गाड़ी चलाना, इंडस्ट्री वगैरह जो भी विकास की गतिविधियां हैं सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रही हैं। उससे जो है धरती का तापमान बढ़ रहा है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। यहाँ पे ये एक मेन पॉइंट लिखा हुआ है, मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट यही करती है। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था कि सबसे मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको ध्यान रखना है। ये इतना चेंजेस आए हैं, अभी आप कह रहे थे 0.6 से कितना चेंज आएगा। 1928 में ये एक जगह की पिक्चर है, इतने सारे ग्लेशियर वहां पे हैं एंड सेम ड्यूरेशन पे ये फोटो क्लिक की गई थी, मतलब सेम सीजन पे ये फोटो क्लिक की गई थी। आपका ये जो साउथ कैस्केड ग्लेशियर है, पहले वहां पे इतनी सारी स्नो थी एक ईयर के एक स्पेसिफिक मंथ में, लेकिन वहां से 70 साल के बाद इतनी स्नो वहां पे से मेल्ट हो गई। अब वो सारी की सारी कहाँ चली गई, हमारे ओशन में चली गई। उसने हमारे ओशन का जल स्तर बढ़ाया। तो धीरे धीरे हमारी रिवर्स भी सूख जाएंगी अगर ऐसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट आगे बढ़ता रहा। तो धीरे धीरे पूरी की पूरी स्नो मेल्ट हो जाएगी और रिवर्स भी हमारी सूख जाएंगी, सारा पानी ओशन में ही जमा हो जाएगा। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट के एंड ग्लोबल वार्मिंग के। इसके अलावा लोगों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, सबसे पहले तो समुद्र का जो लेवल है वो राइज कर रहा है, इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। इकोसिस्टम मीन्स हो सकता है कि कुछ जो स्पीसीज है मछलियों की उनको ठंडे पानी में रहना पसंद हो, लेकिन टाइम के साथ साथ पानी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे वो जो स्पीसीज है, वो जो प्रजाति हैं, वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो बर्फ में ही रह पाती हैं, जैसे आपकी पोलर बियर हो गया, कुछ और ऐसी स्पीसीज होगी। अगर वहां पे से बर्फ पूरी मेल्ट हो गई तो वो स्पीसीज भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। फार्मिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। मैंने आपको बताया कि अभी मॉनसून का टाइम पूरा का पूरा चेंज हो गया है, तो आपको पता है फार्मिंग के ऊपर कितना नेगेटिव इसका इम्पैक्ट आ रहा है। पोलर आइस आपकी मेल्ट कर रही है, इसकी वजह से आपका शिपिंग के ऊपर मींस जो समुद्री यात्रा है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है, वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है। एंड कोरल डेथ, कोरल डेथ का मतलब समुद्र के पास लैंड पे जितनी ये कोरल लीफ पाई जाती थी, अब क्योंकि वो जगह समुद्र में मतलब समुद्र के पानी में ही जलमग्न हो गई, तो वहां पे जमीन पे जितनी भी चीजें पाई जाती थी उनकी डेथ हो जाएगी, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो इस तरह से जो क्लाइमेट है। सर एक बार कोरल डेथ एक बार और बता दीजिए प्लीज। कोरल रीफ हम कहते हैं समुद्र के आसपास जो मार्शी एरियाज होते हैं ना, जहाँ पे हल्का हल्का पानी भी होता है, हल्की हल्की जमीन भी होती है, वहां पे एक कुछ स्पीसीज पाई जाती है जिन्हें हम कोरल स्पीसीज कहते हैं। अब क्योंकि समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा तो ऐसी स्पीसीज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, इन्हें हम कोरल डेथ कहते हैं। ओके सर। हाँ जी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से जो कि यहाँ पे जो चीजें थी
इनके ऊपर अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ये सारी चेंजेस डायरेक्ट आ रहे हैं तो इन्हें हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक ह्यूमन नहीं समझ पाए हैं कि कुछ सरप्राइज चेंज आ रहे हैं, कहीं पे बाढ़ आ जा रही है, कहीं पे लैंडस्लाइड आ जा रहा है, फॉरेस्ट हेल्थ खराब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है आपके क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो आपसे क्वेश्चन आएगा वो बेसिकली पेरिस में जो आपका समझौता हुआ था, पेरिस या फिर मॉनेट्रियल एग्रीमेंट जो हुआ था, उससे क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आपका एक दो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मेन ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है आपका, ग्लोबल वार्मिंग एंड 0.6 मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बाकी अगर क्वेश्चन आएगा तो वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, जैसे अब पेपर 1 में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं ना, आपको 4 स्टेटमेंट दे देंगे एंड फिर ऑप्शन देंगे कि इसमें से कितने सही स्टेटमेंट है, तो हो सकता है इस तरह के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाए। ओके, नेक्स्ट हमारा बचा हुआ है एसिड रेन एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो कि हम कल की क्लास में इससे आगे कवर करेंगे। आज की क्लास में आपका कोई कंफ्यूजन है? सर एक स्लाइड थी जिसमें गैस जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका परसेंटेज दिया हुआ था, प्लीज एक बार उसे शो कर दीजिए। ओके, ग्रीन हाउस गैसेस का परसेंटेज की बात कर रहे हो आप? सर एक पाई चार्ट बना हुआ था, उसमें परसेंटेज था मेंशन, आई सॉ द स्लाइड। ओके, ये यस सर, एग्जैक्टली। हाँ जी, तो यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है, मेजर जो कंट्रीब्यूट आपका कर रहा है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मेजर कंट्रीब्यूटर है, एंड 20% आपका मीथेन, 14% आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड 6% आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? सर जो एयर मेजर करते डेसिमल में, वो कैसे करते हैं सर, जो आपने बताया 0.6? ओके, जो आपका नॉर्मल 0.6 डिग्री सेल्सियस से जो आपका टेम्परेचर मेजर किया गया था, वो पूरी अर्थ का एक मींस पहले जगह जगह का टेम्परेचर मेजर किया गया होगा, उसके बाद उनके ऊपर स्टैट्स लगा के फिर ये 0.6 का नंबर आया है। ये किसी एक पर्टिकुलर जगह का नंबर नहीं है, ये पूरा ग्लोबल टेम्परेचर है। ओके, ठीक है, आपके कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू।